फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, थोड़ी देर बाद में तीनों यानी कि राजू, बंटी और सुनील कर्नल नफे सिंह के कैबिन में पहुंचे। वहां सारे सैनिक पहले से ही मौजूद थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी में से कुछ लोगों का ट्रांसफर होने वाला है। जिन जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ है, मैं उन लोगों का नाम बता रहा हूँ। कहते हुए कर्नल सर ने जितने लोगों का ट्रांसफर हुआ था उनका नाम बताकर उन्हें ट्रांसफर लेटर पकड़ाने लगे। अब आगे जिन जिन का ट्रांसफर हुआ था वो लोग अपना ट्रांसफर लेटर लेकर चले गए। सुनील, बंटी और राजू का कर्नल सर ने नाम ही नहीं लिया था तो उन्हें लगा कि उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। बाकी सैनिक भी वापस ड्यूटी पर जाने लगे। तभी कर्नल नफे सिंह बोले, कैप्टन सुनील, कैप्टन बंटी और कैप्टन राजू, आप तीनों यही रुकिए। कर्नल नफे के कहने पर वो तीनों वही रुक गए और बाकी सारे सैनिक वहां से चले गए। कैप्टन सुनील, कैप्टन बंटी और कैप्टन राजू, आप तीनों का ट्रांसफर दिल्ली हुआ है। कर्नल नफे सिंह बोले। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हुए, लेकिन वहां आपको आर्मी कैंप में नहीं रहना है बल्कि अलग अलग जगहों पर रहना होगा। कर्नल नफे सिंह ने उन्हें खुश देखकर फिर कहा। ये सुनकर तीनों चौंक गए। पर क्यों सर? बंटी बोला, खबर मिली है कि आने वाले 15 अगस्त को इंडिया गेट पर हमला होने वाला है और इसे अंजाम देने के लिए कुछ आतंकवादी भेष बदलकर दिल्ली में ही रह रहे हैं। इसलिए आप तीनों को अलग अलग जगह पर जाना है और उस आतंकवादी को पता कर इस हमले को रोकना है। आप तीनों ने हर मिशन को बहुत अच्छे से पूरा किया है। उम्मीद करता हूँ आप तीनों मुझे निराश नहीं करेंगे। कर्नल नफे सिंह बोले। यस सर, तीनों एक साथ बोले। गुड, आप लोग कल ही दिल्ली के लिए निकलिए। वहां आपको आपके साथी भी मदद के लिए मिल जाएंगे। ध्यान रहे, ये काम बहुत सावधानी से करना है। अगर उन आतंकवादियों को हम पर जरा सा भी शक हो गया तो यहाँ से भाग जाएंगे या हो सकता है कि वो आम जनता को भी नुकसान पहुंचाए। कर्नल नफे सिंह बोले, आप फिक्र मत कीजिए सर, हम ये काम बहुत सावधानी से करेंगे और उन आतंकवादियों को ऐसी मौत देंगे कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। सुनील बोला। इस वक्त वो बहुत गंभीर था और उसके चेहरे पर उन आतंकवादियों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत के भाव थे। ठीक है, आप लोग जाइए, निकलने की तैयारी कीजिए। कर्नल नफे सिंह बोले। जय हिंद सर, तीनों बोले और वहां से जाने लगे। तभी अनु, जो कर्नल नफे सिंह की बेटी थी, वो अंदर आते हुए जानबूझकर सुनील से टकरा गई। वो सुनील से टकराती इससे पहले ही सुनील ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए जिससे अनु दूर रहे। ये देख अनु बौखला गई, लेकिन सुनील ने उसे एक नजर देखा तक नहीं और वहां से चला गया। देखा डैड, इसने कैसी बदतमीजी की मेरे साथ में, अनु गुस्से से बोली। अनु, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। सुनील साफ साफ बोल चुका है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर तुम ऐसी हरकतें कर खुद की बेइज्जती क्यों करवाती हो? कर्नल नफे सिंह ने कड़क शब्दों में कहा। पर डैड, बस अनु, अब सुधर जाओ। वैसे भी सुनील अब यहाँ से जा रहा है तो बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। कर्नल नफे सिंह ने अनु की बात काटते हुए कहा। जा रहा है? पर कहाँ जा रहा है सुनील? अनु ने हैरानी से बोला। मैं उसे एक मिशन पर दिल्ली भेज रहा हूँ। कर्नल नफे सिंह बोले और वहां से चले गए। मैं जानती हूँ डैड, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, पर मैं भी आपकी ही बेटी हूँ डैड। सुनील को तो मैं पाकर ही रहूंगी, अनु खुद से बोली। अनु एक बहुत ही जिद्दी लड़की थी। उसकी माँ की बहुत साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त अनु बहुत छोटी थी। तब से कर्नल नफे सिंह ने अनु को माँ पापा दोनों का प्यार दिया, उसकी हर जिद पूरी की। यही वजह थी कि अनु इतनी जिद्दी हो गई थी कि उसे जो चीज पसंद आ जाती वो उसे किसी भी कीमत पर चाहिए ही होती। एक बार कश्मीर में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था जिसमें अनु फंस गई थी। तब सुनील ने उसकी जान बचाई। तब अनु पहली बार सुनील से मिली थी, क्योंकि सुनील को कश्मीर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। जब अनु ने सुनील को पहली बार देखा तभी वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। अनु की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए कर्नल नफे सिंह ने उसे अपने साथ आर्मी कैंप में ही रखने का फैसला किया। वैसे भी सुनील सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता था। उसकी जिंदा दिली अनु को अपनी तरफ और आकर्षित करती।
एक दिन अनु ने सुनील को अपने दिल की बात बता दी, लेकिन सुनील ने उसे प्यार से मना कर दिया। लेकिन ये बात अनु को बर्दाश्त नहीं हुई। वो जानबूझकर सुनील के करीब जाने की कोशिश करती, जिससे सुनील बहककर उसके करीब आ जाए। लेकिन सुनील ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छी तरह से समझता था कि ये सब अनु अपनी जिद की वजह से कर रही है। सुनील, राजू और बंटी अपने कमरे में आ गए। तीनों खुश थे कि उनका ट्रांसफर एक ही शहर में हुआ, पर साथ ही उन्हें टेंशन भी थी, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से उन आतंकवादियों को पकड़ना था। यार, वैसे एक चीज अच्छी हुई, हम अब कभी भी माँ से मिल सकते हैं। अब मैं जब चाहूँ तब अंजलि माँ के हाथ की खीर खा सकता हूँ। बंटी खुशी से बोला। नहीं बंटी, हम माँ से नहीं मिलेंगे। सुनील गंभीर भाव से बोला। पर क्यों? तू तो जानता है ना माँ हमारा कितना बेसब्री से इंतजार करती है, और अब तो हम एक ही जगह रहेंगे, तो फिर क्यों नहीं मिल सकते माँ से? बंटी बोला। क्योंकि हम जिस मिशन पर जा रहे हैं उसमें बहुत खतरा है। अगर उन आतंकवादियों को जरा भी भनक लग गई कि हम आर्मी वाले हैं, तो वो सबसे पहले हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक हम माँ से नहीं मिलेंगे। सुनील बोला। सुनील बिल्कुल सही कह रहा है बंटी, जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक हम माँ से नहीं मिलेंगे। राजू बोला। तुम दोनों सही कह रहे हो, बंटी उदासी से बोला। बंटी को उदास देखकर सुनील उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू चिंता मत कर बंटी, जैसे ही मिशन पूरा हो जाएगा हम सबसे पहले माँ से मिलने जाएंगे, और तुझे जितना मन हो उतना माँ के हाथ की खीर खाना। सुनील की बात सुनकर बंटी खुश हो गया और खुशी खुशी अपना सामान रखने लगा। अंजलि जी सुनील की माँ थी। सुनील के पिता भी आर्मी में ही थे, लेकिन एक आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो गई। उस वक्त सुनील बहुत छोटा था। सुनील के पिता की मौत के बाद अंजलि जी के ससुराल वालों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया, और अंजलि के मायके वालों ने भी अंजलि का साथ छोड़ दिया। तब अंजलि जी ने हिम्मत की और सुनील को लेकर दूसरे शहर में आ गई, और वहां एक छोटी सी नौकरी कर सुनील को पढ़ाया लिखाया। वहां पर उनकी दोस्ती रेहान की माँ से हुई। रेहान के माँ पापा ने अंजलि की बहुत मदद की। इस वजह से रेहान और सुनील में बहुत अच्छी दोस्ती थी, और बड़े होने के साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। अंजलि जी इतना दुख झेलने की वजह से वो बहुत सख्त थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। बंटी और राजू शुरू से ही सुनील के साथ थे, तो जब सुनील छुट्टियों में घर आता तो बंटी और राजू भी उसके साथ आ जाते। अंजलि जी भी उन दोनों को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती। वो अकेले रहती थी, इसलिए ज्यादातर वक्त तीनों अंजलि जी के साथ ही बिताते। बंटी के अंदर बहुत ज्यादा बचपना था, इसलिए अंजलि जी उसे बहुत मानती थी। वो दिल्ली में रहती थी, इसलिए बंटी ने जब दिल्ली जाने की बात सुनी तो बहुत खुश हो गया। सुनील, बंटी और राजू को दिल्ली में तो रहना था, लेकिन उन्हें अलग अलग जगह पर रहकर उस आतंकवादी के बारे में पता करना था। सुनील ने रेहान को ये बात बताई कि उसे दिल्ली आना है। रेहान की माँ पापा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, इसलिए अपनी कंपनी के सारे ब्रांच रेहान ही संभालता था। रेहान को न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी का नया ब्रांच खोलना था, जिसकी वजह से उसे कुछ महीनों के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। इसलिए उसने सुनील से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ महीनों तक रेहान की कंपनी संभाल ले और साथ ही अपना काम भी करे। सुनील इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि वैसे भी उसे दिल्ली में कहीं ना कहीं तो रहना ही था। बंटी और राजू ने अपने अपने रहने का अलग इंतजाम किया हुआ था। अगले दिन तीनों दिल्ली के लिए निकल गए अपने देश को बचाने के लिए। सुनील सब याद करते करते इतना खो गया कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। दोपहर हो चुकी थी। सुनील को फिर से अलका की याद आई। पता नहीं ये लड़की सफाई कर रही होगी या नहीं, वहां भी किसी से झगड़ा कर रही होगी। सुनील ने मन ही मन सोचा। उधर अलका एक चेयर पर चढ़कर साफ सफाई कर रही थी और बड़बड़ाई जा रही थी, खड़ूस कहीं का, कैसे मुझे इस कचरे के बीच छोड़कर खुद आराम फरमा रहा होगा। मुझ जैसी मासूम पे इसने इतना जुल्म किया, कान्हा जी इसको कभी माफ नहीं करेंगे, जानवर कहीं का। फिर अलका ऊपर देखते हुए बोली, कान्हा जी देखा आपने इस खड़ूस ने आपकी मासूम सी भक्त के साथ क्या किया। आप ना इसको सजा देना, आप उस खड़ूस का घर स्टोर रूम से भी ज्यादा गंदा कर देना,
जब उसे सब साफ करना पड़ेगा ना, तब उसे मेरा दुख समझ में आएगा। चमगादड़ कहीं का। अलका अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही उसे ऊपर एक छिपकली दिखी और जोर से चीखी और पीछे की तरफ हुई, जिससे उसकी चेयर का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने के डर से अलका ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन काफी देर बाद भी वो नीचे नहीं गिरी तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि दो मजबूत बाहों ने उसे पकड़ा हुआ था। अलका ने सर उठाकर देखा तो सुनील ने उसे पकड़ा हुआ था और वो गुस्से में अलका को घूरे जा रहा था। ये देख अलका सक पका गई, कहीं इस खड़ूस ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। अलका ने मन ही मन सोचा। सर मुझे नीचे उतारिए, अलका ने कहा, लेकिन सुनील न जाने कहाँ खोया हुआ था। ये देख अलका कसमसाने लगी। सर छोड़िए मुझे, अलका फिर बोली तो सुनील ने उसे छोड़ दिया और अलका नीचे गिर पड़ी, जिससे उसकी कमर में चोट लग गई और वो जोर से चीखी। सर आपने मुझे गिराया क्यों? अलका गुस्से से बोली। तुमने ही तो कहा था छोड़ने को, तो मैंने छोड़ दिया। सुनील अपने दोनों हाथ बांधे हुए बोला। मैंने छोड़ने को बोला था, गिराने को नहीं। आप ना बहुत बहुत खड़ूस सुना मैं, है ना? सुनील अलका की बात काट कर बोला। इस पर अलका सक पका गई और अपनी नजरें चुराने लगी। और क्या कहा था तुमने कि मैं चमगादड़ हूँ? और तुम क्या कह रही थी अपने कान्हा जी से कि वो मेरा घर भी इतना ही गंदा कर दे, है ना? सुनील बोला। वो अलका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। एक्चुअली तुमने सही कहा, मेरा घर ना बहुत गंदा हो गया है। वो क्या है ना, मैं बहुत दिन बाद यहाँ आया हूँ ना, तो एक काम करो, आज तुम ये सब साफ कर लो, फिर कल मेरे घर की भी साफ सफाई कर देना। सुनील बोला। ये सुनकर अलका दंग रह गई। क्या? लेकिन मैं आपके घर की साफ सफाई क्यों करूं? आपका घर है, आप खुद कर लीजिए। अलका गुस्से से बोली। ठीक है, फिर मजबूरन मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। नहीं, मैं कर दूंगी साफ सफाई आपके घर की। अलका सुनील की बात काटकर जल्दी से बोली। गुड, अब जल्दी से ये सब साफ कर मेरे कैबिन में आओ, सुनील ने कहा और वहां से चला गया। खड़ूस कहीं का। अलका उसके जाने के बाद धीरे से बोली और अपने काम में लग गई। शाम तक अलका सारा काम खत्म कर सुनील के कैबिन में गई। मे आई कम इन सर? अलका बोली। कम इन। सुनील की पीठ अलका की तरफ ही थी, इसलिए उसने अलका को नहीं देखा। सर सफाई हो गई है, अब मैं घर जा सकती हूँ क्या? अलका ने हिचकिचाते हुए पूछा। अलका की आवाज सुनकर सुनील उसकी तरफ घूमा। अलका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी थकी हुई है। न जाने क्यों अलका को ऐसे देख सुनील को अच्छा नहीं लगा। हाँ जाइए, सुनील ने कहा तो अलका खुश हो गई और वहां से जाने लगी। मिस अलका, सुनील ने अलका को आवाज दी तो वहीं रुक गई। कल आप ऑफिस नहीं आएंगी? सुनील बोला। पर क्यों सर, कल छुट्टी है क्या? अलका समंजस्य से बोली। नहीं, कल आपको मेरे घर की साफ सफाई करनी है, इसलिए कल सुबह 8 बजे मेरे घर पहुंच जाइएगा। ये रहा मेरा एड्रेस। कहते हुए सुनील ने कार्ड निकालकर अलका को दे दिया। ये सुनकर अलका हैरान रह गई। पर सर, और याद रहे, मुझे लेट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी सजा कम करनी है या फिर बढ़ानी है। सुनील अलका की बात काटते हुए बोला। सुनील का ऐसा रवैया देख अलका ने चुप रहना ही बेहतर समझा और वो बाहर आ गई। ये खड़ूस समझता क्या है खुद को? पहले इसने मुझे स्टोर की साफ सफाई करवाई और अब इसके घर की साफ सफाई भी करूं। कान्हा जी इसे कभी माफ नहीं करेंगे, मुझ जैसी मासूम को इतना परेशान करने के लिए। अलका बाहर आकर बड़बड़ाने लगी। अरे अलका, क्या हुआ? तुम अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही हो? उसे ऐसे खुद से बोलता देख आरोही उसके पास आई। देख ना आरोही, ये बॉस कितना खड़ूस है। पहले इसने मुझसे स्टोर की सफाई करवाई और अब घर की। अलका मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। क्या घर की? क्यों? आरोही हैरानी से बोली। इस पर अलका ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे सुनील ने उसकी बातें सुन ली थी। सब सुनकर आरोही जोर से हंसने लगी। ओ गॉड अलका, तू तो आज बुरी फंसी। मतलब तुझे बोलना ही था तो मन में बोलती ना। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सर की तारीफ करेगी तो तेरे साथ यही करेंगे ना। आरोही हंसते हुए बोली। तुझे ये सब मजाक लग रहा है? यहाँ साफ सफाई करते करते मेरी हालत खराब हो गई।
अलका झुंझलाते हुए बोली, लेकिन आरोही का हंसना नहीं रुका। ये देख अलका गुस्से से बोली, कोई मेरा दुख समझता ही नहीं, मैं जा रही हूँ, तू हंसती रहे। कहते हुए अलका वहां से चली गई। अरे अलका सुन तो, मैं तो मजाक कर रही थी, आरोही पीछे से बोलती रह गई। लेकिन अलका गुस्से में चली गई। मैं तेरा मजाक नहीं बना रही अलका, बल्कि आज मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। सर ने अनजाने में ही सही, तुझे कुछ घंटों के लिए ही सही, तेरे दुख को याद नहीं करने दिया। आज पहली बार घर जाते वक्त तेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। भगवान करे हर रोज तेरे चेहरे पर ऐसा ही सुकून हो। आरोही खुद से बोली। अलका और आरोही जब बात कर रही थी तब सुनील अपने सीसीटीवी से सब देख रहा था। न जाने क्यों सुनील जब अलका को देखता वो उसकी तरफ खींचा चला जाता। अलका बोलते वक्त बहुत मासूम लगती और उसका मासूम चेहरा देख सुनील का मन करता कि वो उसे देखता ही रहे। अलका ने घर जाकर खाना बनाकर सबको खिलाया, लेकिन अलका के हिस्से का खाना सरोज जी ने जानबूझकर बाहर फेंक दिया जिससे वो खाना न खा पाए। अलका जब किचन में खाने गई तो उसके लिए खाना नहीं बचा था। ये देख वो उदास हो गई। आज वो बहुत थक गई थी और उसे बहुत भूख भी लगी थी, लेकिन आज भी उसे खाना नहीं मिला। अलका की सारी सैलरी सरोज जी ही रखती और उससे एक एक रुपए का हिसाब भी लेती। इस वजह से वो बाहर से भी नहीं खा पाती। अलका उदास मन से ऐसे ही जाकर सो गई, लेकिन भूखे पेट नींद कहाँ आती। बहुत देर के बाद अलका को नींद आ गई। अगली सुबह किसी ने अलका के मुंह पर ठंडा पानी फेंका। अलका हड़बड़ा कर उठी तो देखा सामने सरोजी गुस्से से खड़ी उसे ही घूर रही थी। ओ महारानी, आज दिन भर सोना ही है क्या? टाइम देखा है कितना हो गया है? चल फटाफट उठकर नाश्ता बना दे, नक्श और सोनिया को कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, सरोज जी ने गुस्से से कहा। अलका ने घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। हे भगवान, सर ने तो 8 बजे बुलाया था मुझे घर पर और मैं 8 बजे सोकर उठ रही हूँ। सर तो बहुत गुस्सा होंगे, पता नहीं अब वो मुझे क्या सजा देंगे। जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ सारा, अलका बड़बड़ाते हुए बोली और बाथरूम की तरफ भागी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।